नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत, जहां बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, आखिर वहीं से ये लगभग गायब सा क्यों हो गया है ना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आज हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विश्लेषण के नजरिए से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। जरा सोचिए इस बारे में। एक विचार, एक धर्म जो कभी पूरे देश में दूर दूर तक फैला हुआ था, वो अपनी ही जमीन से, अपनी ही जड़ों से कैसे कट गया? डॉक्टर अंबेडकर का जो विश्लेषण है वो इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प रास्ते दिखाता है। तो इस सवाल का जवाब किसी एक घटना या एक लड़ाई में नहीं है। असल में ये दो विचारधाराओं के एक बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है। और ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई थी। अगर डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से देखें तो प्राचीन भारत का पूरा इतिहास ही इन दो अलग अलग सोच के टकराव की कहानी है। एक तरफ था बौद्ध धर्म, जो आप कह सकते हैं समानता, तर्क और नैतिकता की बात कर रहा था, और उसके ठीक सामने दूसरी तरफ थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो पूरी तरह से ऊंच नीच, कर्मकांड और जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर टिकी थी। तो सवाल उठता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को एक क्रांति क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अंबेडकर के विश्लेषण के हिसाब से ये सिर्फ कोई धार्मिक सुधार नहीं था। नहीं, ये समाज को उसकी जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बुद्ध ने उस समय की जो स्थापित व्यवस्था थी, उसकी नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहला, उन्होंने वेदों की सत्ता को मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरा, यज्ञों में जो पशु बलि होती थी, उसका पुरजोर विरोध किया। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कदम था, उन्होंने जन्म पर आधारित ऊंच नीच यानी वर्ण व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। और देखिए, यही बात इसे एक क्रांति बनाती है। उस समय के समाज में जहां ऊंच नीच की भावना इतनी गहरी थी, वहां खड़े होकर समानता की बात करना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हर क्रांति के जवाब में एक प्रतिक्रिया भी होती है। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, यानी प्रतिक्रांति की। और इस प्रतिक्रांति का एक चेहरा था मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग। डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण में उसे बौद्ध धर्म के खिलाफ छेड़े गए राजनीतिक और वैचारिक दोनों तरह के युद्ध का नेतृत्व करने वाला बताया गया है। अब यहाँ प्रतिक्रांति शब्द को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक यह सिर्फ किसी राजा को गद्दी से हटाना या एक राजनीतिक तख्ता पलट नहीं था। नहीं, ये उस पूरी सामाजिक क्रांति को जड़ से उखाड़ फेंकने की और पुरानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से पूरी ताकत से स्थापित करने की एक सोची समझी, एक सुनियोजित कोशिश थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये प्रतिक्रांति आखिर की कैसे गई? इसके हथियार क्या थे? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी गई। इसके हथियार थे कानून और दर्शन। इसकी एक पूरी रणनीति थी, जिसे कई मोर्चों पर एक साथ लागू किया गया। पहला कदम था राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना, जो मौर्य सम्राट की हत्या के साथ शुरू हुआ। दूसरा कदम था बौद्ध धर्म और उसे मानने वालों का दमन करना, उन्हें सीधे सीधे निशाना बनाना। और तीसरा और शायद सबसे असरदार कदम था समाज के जो नियम कानून थे उनको ही फिर से लिखना। और इस नए समाज को लिखने के लिए जो पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार सामने लाया गया, वो थी मनुस्मृति। इसे ही इस नई व्यवस्था का, आप कह सकते हैं, कानूनी आधार बनाया गया। और ये जो नया कानून था, ये सीधे सीधे बौद्ध धर्म पर हमला था। मनुस्मृति में बौद्धों के लिए पाखंडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। उन्हें राज्य से बाहर निकालने तक के आदेश दिए गए। यहां तक कहा गया कि उनके सिद्धांत धर्म के विरुद्ध हैं, नास्तिक हैं। कानून के बाद प्रतिक्रांति का दूसरा बड़ा हथियार था दर्शन। और इस विश्लेषण के अनुसार भगवद गीता को, इस नई व्यवस्था को एक मजबूत दार्शनिक आधार देने के लिए प्रमुखता दी गई। इस विश्लेषण में तर्क ये दिया गया है कि गीता ने उस वर्ण व्यवस्था को एक तरह से दार्शनिक और धार्मिक समर्थन दिया, जिसे बुद्ध ने चुनौती दी थी। मतलब हर वर्ण के लिए जो काम तय किए गए थे, उसे एक तरह से ईश्वरीय आदेश के तौर पर पेश किया गया। तो इस पूरी क्रांति और फिर प्रतिक्रांति का आखिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक बिल्कुल नए समाज का निर्माण, एक ऐसा समाज जिसकी पूरी की पूरी बनावट ही बदल दी गई थी। इस प्रतिक्रांति के बाद एक बहुत ही कठोर सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। समाज को साफ साफ 4 वर्णों में बांट दिया गया और हर वर्ण का काम, समाज में उसकी जगह, सब कुछ जन्म से ही तय कर दिया गया। और ये ऐसी व्यवस्था थी जिसे बदला नहीं जा सकता था।
और इस पूरे बदलाव का जो सबसे गहरा असर हुआ वो समाज के सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले लोगों और महिलाओं पर हुआ। बौद्ध काल में उन्हें जो पढ़ने लिखने और आध्यात्मिक जीवन जीने की आज़ादी मिली थी, प्रतिक्रांति के बाद वो पूरी तरह छीन ली गई और उनकी जगह ले ली सख्त पाबंदियों और कड़े नियंत्रण ने। 4 बस ये एक नंबर उस पूरी नई सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक बन गया। जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर व्यवस्था, 4 वर्णों का एक ऐसा ढांचा जिसमें किसी के लिए भी अपनी स्थिति को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आखिर में ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि ये सिर्फ ब्राह्मणवाद की जीत और बौद्ध धर्म की हार नहीं थी। नहीं, ये असल में मूल्यों का, वैल्यूज का एक पूरा बदलाव था, जिसने असमानता पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था बना दी और भारतीय समाज को सदियों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया। तो हम इस पूरी चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। इतिहास की ये जो व्याख्या है, ये आज के भारत को, हमारे आज के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को समझने में कैसे मदद कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।